नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बॉलीवुड डायरेक्टर अनुराग कश्यप, एक्ट्रेस तापसी पन्नू के यहां आयकर विभाग ने छापा मारा है। फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप, अभिनेत्री तापसी पन्नू के अलावा जिन लोगों के यहां छापे मारे गए हैं उनमें विकास बहल, मधु मेंटेना भी शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार ये छापेमारी मधु मेंटेना की कंपनी फैंटम फिल्म से संबंधित बताई जा रही है। आयकर विभाग की ओर से ये छापेमारी मुंबई में करीब 22 ठिकानों पर की जा रही है। बता दें, डायरेक्टर अनुराग कश्यप और अभिनेत्री तापसी पन्नू सरकार की नीतियों को लेकर सोशल मीडिया पर मुखर रहते हैं। अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू पर की गई आयकर विभाग की कार्रवाई को समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष अबू आसिम आजमी ने मोदी सरकार द्वारा बदले की कार्रवाई करार दिया है। आजमी का कहना है कि मोदी सरकार के खिलाफ जो भी बोलने की हिम्मत करता है उसी को सीबीआई और इनकम टैक्स एजेंसियों का डर दिखाकर चुप करा दिया जाता है। उन्होंने कहा कि अगर कोई उनसे लड़ने की हिम्मत करता है तो उस पर इनकम टैक्स और ईडी जैसी रेड करा दी जाती है। वहीं महाराष्ट्र सरकार में ही मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि पिछले कई दिनों से अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ बोल रहे थे, इसलिए उन्हें दबाने के लिए सरकार द्वारा ईडी की कार्रवाई की गई है। राहुल गांधी ने आरएसएस पर आरोप लगाया है कि वो भारत की शिक्षा व्यवस्था पर कब्जा कर रहा है। राहुल ने आरएसएस के स्कूलों की तुलना पाकिस्तान के कट्टरपंथी इस्लामिक मदरसों से की है। राहुल ने कहा कि आरएसएस देश के संविधान की मूल भावना पर हमला कर रहा है, वो समानता के अधिकार पर हमला कर रहा है और ये सब वो अपने स्कूलों के जरिए आगे बढ़ा रहा है, उसी तरीके से जैसे पाकिस्तान में कट्टरपंथी अपनी कट्टर विचारधारा के लिए मदरसों का इस्तेमाल करते हैं। सेक्स सीडी के सामने आने के बाद कर्नाटक की येदियुरप्पा सरकार के मंत्री रमेश जारकिहोली ने इस्तीफा दे दिया है। मंत्री का महिला के साथ एक ऑडियो भी सामने आया है और इसे लेकर कर्नाटक में बवाल मचा हुआ है। रमेश जारकिहोली ने कहा कि वह नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन पर लगाए गए आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है और इस मामले में साफ सुथरी जांच की जरूरत है। आरोप है कि उन्होंने महिला को नौकरी का झांसा देकर उसका यौन शोषण किया है। बता दें, जारकिहोली पहले कांग्रेस में थे, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार से बेलगावी में राजनीतिक अरमान के चलते पार्टी छोड़ दी थी। कर्नाटक की पूर्ववर्ती कांग्रेस जेडीएस सरकार को गिराने में जारकिहोली की अहम भूमिका रही थी। दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी के 5 वार्डों के उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया है। 5 में 4 वार्ड में उसने जीत हासिल की है, जबकि 1 में कांग्रेस को जीत मिली है। दिल्ली के तीनों नगर निगमों में सत्ता में होने के बाद भी बीजेपी एक भी जगह नहीं जीत सकी है। दिल्ली के एमसीडी उपचुनाव में बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिलने पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि जिस पार्टी की सीट थी उसे वापस मिल गई। इससे पहले वो दिल्ली के नतीजों पर बोलने से बचते रहे और कहा कि गुजरात को लेकर सवाल करें। वहीं दिल्ली के नतीजे पर दिए गए उनके जवाब पर लोगों का कहना है कि क्या केंद्रीय मंत्री को यह भी नहीं पता कि शालीमार सीट बीजेपी की थी और वो सीट आपने जीत ली है। बता दें, बाहरी दिल्ली की शालीमार बाग 62N सीट पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सुनीता मिश्रा जीती हैं। इससे पहले 2017 के नगर निगम चुनाव में इस सीट से भारतीय जनता पार्टी की नेता रेणु जाजू ने जीत दर्ज की थी। सुप्रीम कोर्ट ने देशद्रोह को लेकर एक अहम टिप्पणी की है। बुधवार को जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के मामले को लेकर दाखिल याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि सरकार की राय से अलग और असहमति वाली राय रखने वाले विचारों की अभिव्यक्ति को देशद्रोह नहीं कहा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ देशद्रोह की कार्रवाई की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। याचिका में मांग की गई थी कि फारूक अब्दुल्ला पर देशद्रोह की कार्रवाई की जाए क्योंकि उन्होंने अनुच्छेद 370 को लेकर जो कहा वो देश विरोधी है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने प्रधानमंत्री मोदी पर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। इसको लेकर टीएमसी ने चुनाव आयोग को शिकायत भी की है। टीएमसी ने कहा कि कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद जो प्रमाण पत्र दिया जा रहा है उस पर पीएम मोदी की फोटो और उनके द्वारा हिंदी और अंग्रेजी में एक संदेश भी लिखा हुआ है। टीएमसी ने पीएम मोदी पर डॉक्टरों, नर्सों और वैक्सीन उत्पादकों से उनका श्रेय चुराने का आरोप लगाया है। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने कहा कि चुनाव की तारीखों की घोषणा हो जाने के बाद पीएम मोदी को इस प्रकार से क्रेडिट लेने से रोका गया है। चुनाव आयोग को चुनाव के दौरान पीएम मोदी द्वारा गलत तरीके से करदाताओं के पैसे से अनुचित लाभ और अनुचित प्रचार करने से रोका जाना चाहिए। कांग्रेस आलाकमान से असंतुष्ट चल रहे G23 गुट के नेताओं को लेकर पार्टी के भीतर बहस जारी है। कांग्रेस के 4 बड़े नेताओं ने बयानबाजी कर रहे नेताओं को चेताया है कि वे सीमाओं को न लांघें।
बंगाल चुनाव में इंडियन सेक्युलर फ्रंट यानी आईएसएफ को कांग्रेस लेफ्ट फ्रंट के गठबंधन में शामिल करने को लेकर G23 गुट के नेता आनंद शर्मा और बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी के बीच जोरदार बहस हो चुकी है। ये चारों बड़े नेता उन नेताओं में भी शामिल हैं जिन्होंने पिछले साल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक इन नेताओं ने कहा कि वे इस चिट्ठी में जो कुछ लिखा गया था उस पर कायम हैं, लेकिन वह G23 के कुछ नेताओं की हालिया बयानबाजियों और कामों से खुद को अलग करते हैं। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी आज कोरोना की वैक्सीन की पहली डोज लगवा ली है। राष्ट्रपति ने दिल्ली के आर्मी रिसर्च और रेफरल अस्पताल में कोरोना की पहली खुराक लगवाई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन सभी लोगों से टीका लगवाने की अपील की जो दूसरे चरण के टीकाकरण अभियान के तहत इसकी पात्रता रखते हैं। इससे पहले आज कई और नेताओं ने भी वैक्सीन लगवाई। कोरोना टीकाकरण का दूसरा चरण शुरू होने के 2 दिन बाद ही अब इसका दायरा बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि टीकाकरण के काम में अब सभी निजी अस्पतालों का इस्तेमाल किया जाए, उन अस्पतालों का भी जो सरकार के स्वास्थ्य बीमा स्कीम के अंतर्गत नहीं आते हैं। इसके अलावा टीकाकरण की समय सीमा भी बढ़ाई गई है और स्लॉट का दायरा भी। समझा जाता है कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि टीका लगवाने के इच्छुक लोगों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई है और 2 दिन में ही रजिस्ट्रेशन कराने वालों की संख्या 50 लाख से ज्यादा हो चुकी है। कोरोना वायरस वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने के बाद एक 45 साल के व्यक्ति की मौत हो गई। सुखदेव किरदत नाम के व्यक्ति को वैक्सीन का दूसरा डोज लगवाते ही लगभग 15 मिनट के अंदर ही ऑब्जर्वेशन रूम में बेहोशी आ गई, जिसके बाद इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल ले जाने तक शख्स की मौत हो गई। डॉक्टरों ने कहा है कि अभी तक सुखदेव की मौत का कारण नहीं पता लग पाया है। बता दें 45 साल के सुखदेव के 2 बच्चे हैं और वो ड्राइवर थे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।